ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक ट्यूनिंग फोक रखा है। यह लुडविग वैन बीथोवेन का था। ये 455.4 हर्ट्ज पर कंपन करता है, न 440, न 432। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है जिसके लिए आज कोई नहीं लड़ रहा। आज दुनिया के हर कॉन्सर्ट हॉल में हर पियानो एक ऐसे मानक स्टैंडर्ड पर ट्यून किया जाता है जिसे बीथोवेन ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। उनका वह ट्यूनिंग फोर्क एक कांच के बक्से में रखा है, एक ऐसी आवाज का अवशेष जिसे आधुनिक दुनिया ने सामूहिक रूप से त्याग दिया है, और यही बात इसे महत्वपूर्ण बनाती है। बीथोवेन की फ्रीक्वेंसी उनके समय के लिए असामान्य नहीं थी, वह सामान्य थी। जिसे आज हम स्टैंडर्ड कहते हैं, वह उन्हें पराया लगता, सपाट, बेजान और गलत। जिस फ्रीक्वेंसी को हमने अपनाया, उसे खोजा नहीं गया था, उसे चुना गया था, और उससे पहले जो कुछ भी था, उसे भौतिक दुनिया से व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, जिसमें मैंने 3 सदियों के दौरान नष्ट की गई 10 लाख घंटियों के बारे में बताया था, तो आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। ये वीडियो इस बारे में है कि उन घंटियों में क्या समाया था। कांसा नहीं, धातु नहीं, वह कच्चा माल नहीं जिसकी सरकारों को जरूरत थी, बल्कि वह फ्रीक्वेंसी, वह खास सुर जो हर घंटी में था, जिसे पीढ़ियों से पिताओं ने अपने बेटों को सिखाया था। वह आवाज अब चली गई है, और उसके गायब होने की कहानी उतनी ही सोची समझी है जितना कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। 1711 से पहले पिच पिच मापने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं था। कोई ट्यूनिंग फोर्क नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ नहीं थे। दुनिया का हर समुदाय अपने वाद्य यंत्रों को उस इलाके के सबसे बड़े वाद्य यंत्र के हिसाब से ट्यून करता था। आमतौर पर चर्च का ऑनर्गन ऑनर्गन और ये ऑनर्गन अलग अलग होते थे। एक ही शहर के 2 चर्चों के सुरों में बड़ा अंतर हो सकता था। पेरिस से वियना जाने वाले संगीतकार को वहां पहुंचते ही सब कुछ फिर से ट्यून करना पड़ता था। ये कोई अराजकता, केओस नहीं थी। ये मानव इतिहास के अधिकांश समय के लिए ध्वनि की प्राकृतिक अवस्था थी। हर जगह की अपनी एक आवाज थी। आपके गांव की घंटियां उसी गांव के लिए खास पिच पर बजती थीं। आपके कैथेड्रल का ऑर्गन उस पत्थर और उस जगह की गूंज के हिसाब से ट्यून किया जाता था। हमारे पास इस बात के भौतिक प्रमाण हैं। 1740 का हैंडल हैंडल से जुड़ा एक ट्यूनिंग फोर्क 422.5 हर्ट्ज पर है। 1780 का एक नमूना 409 पर है। बीथोवेन का फोर्क 455.4 पर है। 60 वर्षों के भीतर 46 हर्ट्ज का अंतर। और ये सभी यूरोपीय संस्कृति के केंद्र में काम करने वाले प्रमुख संगीतकार थे। फिर सरकारें बीच में आ गईं। 16 फरवरी 1859 को फ्रांसीसी सरकार ने एक कानून पारित किया। सुझाव नहीं, गाइडलाइन नहीं, बल्कि कानून। इसने घोषणा की कि ए सुर 435 हर्ट्ज पर होगा। इतिहास में यह पहली बार था जब किसी सरकार ने कानूनी तौर पर संगीत की पिच तय की थी। ये कानून फैल गया, लेकिन ये 435 पर नहीं रुका। 1884 में महान संगीतकार जुसेप्पे वर्दी ने इतालवी सरकार को पत्र लिखा। उन्होंने सुझाव दिया कि गणितीय आवश्यकताओं के लिए इसे 432 हर्ट्ज कर देना चाहिए। इटली ने उनकी बात मानी। इटली के युद्ध मंत्रालय ने, किसी संगीत विद्यालय ने नहीं, बल्कि सैन्य संस्थान ने 432 हर्ट्ज को राष्ट्रीय मानक बना दिया। लेकिन फिर 1885 में वियना के एक सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने इसे खारिज कर दिया। इटली ने 432 को छोड़ दिया। जिस फ्रीक्वेंसी को वर्डी ने समर्थन दिया था, उसे 12 महीने के भीतर ही फेंक दिया गया। किसी ने वोट नहीं दिया, किसी इतालवी संगीतकार से सलाह नहीं ली गई। अंग्रेजों ने बस फैसला कर लिया कि यह खत्म हो गया। अब यहाँ एक बड़ा भ्रम है। लोग अक्सर नाजियों और जोसेफ गोएबल्स को दोष देते हैं कि उन्होंने 1939 में 440 हर्ट्ज को मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के लिए लागू किया। मैंने हफ्तों तक इसकी जांच की और यह दावा पूरी तरह गलत निकला। 1939 का सम्मेलन ब्रिटिश मानक संस्थान, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था, बर्लिन द्वारा नहीं। असली इतिहास किसी साजिश से कहीं ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसमें किसी विलेन की जरूरत नहीं है। बस उस विनाश के रास्ते को देखना है जो भौतिक रूप से हुआ। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1700 रूस के जार पीटर द ग्रेट ने तोप बनाने के लिए लगभग 1 लाख चर्च की घंटियां जब्त कर ली। 1793 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लगभग 1 लाख घंटियां पिघला दी गई। फ्रांस की 80% घंटियां 2 साल में गायब हो गईं। प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी की 44% घंटियां नष्ट कर दी गई। 1929
सोवियत संघ। सरकार ने घंटी बजाने पर रोक लगा दी और देश की 99% घंटियों, लगभग 10 लाख, को पिघलाने का आदेश दिया। सदियों पुरानी घंटी बनाने की कला और ज्ञान खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध। नाजियों ने पूरे यूरोप से 1.75 लाख से ज्यादा घंटियां जब्त की। इन 3 शताब्दियों में कम से कम 4,25,000 दर्ज चर्च घंटियां यूरोप से मिटा दी गई। हर घंटी एक सटीक यंत्र थी जिसे एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया गया था। जब घंटियां पिघली तो वे फ्रीक्वेंसी भी उनके साथ पिघल गई। पुरानी पिचें जीवित नहीं रह सकीं क्योंकि वे उस कांसे में बसी थीं और वह कांसा तोप, सिक्के और औद्योगिक सामान बन गया। मुझे एक बात परेशान करती है। मैंने सोचा था कि यह कोई सोची समझी साजिश होगी, लेकिन सच इससे भी बुरा है। इसके लिए किसी तालमेल की जरूरत ही नहीं थी। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कारणों से घंटियां पिघलाईं, लेकिन परिणाम एक ही था। पुरानी हर फ्रीक्वेंसी मिटा दी गई। लेकिन वे इमारतें जिनके लिए ये घंटियां बनी थीं आज भी खड़ी हैं। कैथेड्रल की वास्तुकला, आर्किटेक्चर कोई दुर्घटना नहीं थी। 2016 के शोध में पाया गया कि प्राचीन चर्चों की दीवारों और गुंबदों में अकॉस्टिक वासेस, मिट्टी के बर्तन लगाए गए थे। ये सजावट नहीं थे, ये ध्वनि तकनीक थे। इन्हें खास फ्रीक्वेंसी को गूंजने, एम्पलीफाई के लिए बनाया गया था। मध्यकालीन निर्माताओं ने चूना पत्थर, लाइमस्टोन, को इसलिए चुना क्योंकि वह ध्वनि तरंगों को बेहतर तरीके से प्रसारित करता है। वे इमारतें इंसानों के रहने के लिए कम और ध्वनि को थामने के लिए ज्यादा बनाई गई थीं। पत्थर, कांसे की घंटी और इंसानी आवाज, ये सब मिलकर एक ही सुर में गूंजते थे। अब कल्पना कीजिए, घंटियां हटा दी गई हैं। ऑर्गन को नए मानक पर ट्यून कर दिया गया है। केवल इमारत ही अपनी मूल फ्रीक्वेंसी पर गूंज रही है। यंत्र, इमारत तो साबुत है, पर उसे बजाने वाला कोई नहीं है। आज हम 432 बनाम 440 हर्ट्ज पर बहस करते हैं, लेकिन असली नुकसान कोई नंबर नहीं है। असली नुकसान वह विविधता है। पहले हर गांव की अपनी आवाज थी। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ने उस स्थानीय गूंज को खत्म कर दिया और उसकी जगह रेडियो टावर से प्रसारित एक अकेली टोन ले ली। मैं यह नहीं कह रहा कि 432 जादुई है या 440 कोई हथियार है। मैं ये कह रहा हूं कि हजारों स्थानीय फ्रीक्वेंसी से एक वैश्विक मानक की ओर बढ़ना मानव इतिहास का सबसे बड़ा ध्वनि रूपांतरण था। पत्थर को आज भी याद है कि दुनिया ने क्या भुला दिया। सवाल यह नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सही है। सवाल यह है कि जब इमारत, घंटी और आवाज सब एक ही सुर में होते थे, तब वह गूंज क्या करती थी। हम उस अनुभव को खो चुके हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हमने क्या खोया है।